सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और शुभ्रा खेमका के बारे में सोचने लगा, जिसका किरदार अनोखा था। फिर पता नहीं कब वो उसकी पहले वैशाली पहुजा के साथ, फिर गौरी परमार के साथ कल्पना करने लगा। सिगरेट खत्म हुआ तो उसने गौरी परमार की लैंडलाइन पर कॉल लगाई। घंटी बजने लगी। बड़े धीरज से वो उस रिसीवर को कान से लगाए रहा। घंटी बदस्तूर बजती रही। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगा था कि एकाएक घंटी बजनी बंद हो गई। प्रत्यक्षतः दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठा लिया था। हेलो, वो माइक माउथ पीस में बोला। हेलो। कोई जवाब न मिला, लेकिन दूसरी तरफ से किसी के सांस लेने की आवाज का उसे साफ आभास हुआ। हेलो। कोई जवाब न मिला। क्या माजरा था? फोन उठाने वाला बोल क्यों नहीं रहा था? लाइन एकाएक कट गई। उसने दोबारा कॉल लगाई तो इस बार उसे बिजी टोन सुनाई दी। उसने संबंध विच्छेद कॉल करके फिर कॉल लगाई तो फिर बिजी टोन सुनाई दी। उसका मतलब सुनील समझ सकता था। किसी ने पहली बार फोन उठाया था तो रिसीवर वापस क्रेडल पर रखने के बजाय फोन से अलग रख दिया था ताकि घंटी फिर न बजे। उसने फोन पर कॉल लगाई तो घोषणा सुनाई दी कि वो नंबर अस्थायी तौर से स्विच्ड है। उसने मोबाइल पर कॉल लगाई तो घोषणा सुनाई दी कि वो नंबर अस्थायी तौर से स्विच ऑफ है। क्या माजरा था? क्या शुभ्रा खेमका वहां भी पहुंच गई थी और अपना ट्रेडमार्क उत्पात वहां भी मचा चुकी थी? उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 11:15 बज रहे थे। वो तभी भगत सिंह मार्ग का चक्कर लगा के आने के बारे में सोचने लगा। चपरासी मान सिंह वहां पहुंचा। क्या बात है? सुनील भुनभुनाया। क्या बात है? वो बोला। क्यों बार बार आ जाता है? नौकरी ना करूं? ड्यूटी ना बजाऊं? जहां जाने को कहा जाए वहां ना जाऊं? ओह, क्या बात है? राय साहब याद कर रहे हैं। रॉय ब्लास्ट का न्यूज एडिटर था। आता हूं। बड़बड़ाता वो मानसिंह चला गया। सुनील राय के ऑफिस में पहुंचा। वहां उसने अपने जैसे चार और रिपोर्टरों को पाया। आइंदा कोई 25 मिनट वो वहां एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में व्यस्त रहा। कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने नियम के तौर पर मोबाइल को साइलेंट मोड पर लगा रखा था। वहां से फारिग होकर बाहर निकलकर अपने केबिन की ओर लौटते वक्त उसने मोबाइल की स्क्रीन पर झांका तो उस पर 3 मिस्ड कॉल दर्ज पाई। तीनों वैशाली पाहुजा की थी। वो अपने केबिन में दाखिल हुआ तो उसने टेबल पर रखे फोन की घंटी पहले से बजती पाई। उसने झपट कर रिसीवर उठाया। फोन क्यों नहीं सुनते हो? रेणु की आवाज आई। सीट पर नहीं था। बोलो। किसी मैडम का फोन है तुम्हारे लिए? इतनी आंदोलित है कि बोलती बोलती है तो प्रलाप जान पड़ती है। इतनी आंदोलित है कि बोलती है तो प्रलाप करती जान पड़ती है। कोई नाम बताया? हाँ, वैशाली पहुजा। सुनील ने सोचा जरूर शुभ्रा खेमका का स्पेशल प्रसाद उसे मिल गया था। अभी लाइन पर है? हाँ, कनेक्ट करती हूँ। कुछ क्षण बाद सुनील को वैशाली की तीखी, अत्यंत उत्तेजित आवाज सुनाई दी। सुनील, सुनील बोल रहे हो? हाँ, क्या हुआ? खेमका की बीवी पहुंच गई क्या? ठोक दिया? नहीं, वो नहीं मिली। सुनील, उससे कहीं बुरा कुछ हो गया है। क्या? वो गौरी परमार। क्या उसे? क्या हुआ उसे? ऊपर पहुंच गई। क्या? अपने फ्लैट में मरी पड़ी है? मरी पड़ी? कैसे मरी पड़ी? कत्ल कर दिया किसी ने उसका। क्या बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूं। तुम्हें कोई मुगालता तो नहीं लगा? नहीं, मैंने उसकी पथराई आंखें साफ देखी। वो मर चुकी है। मार डाला किसी ने उसे, कत्ल कर दिया। तुम कहाँ हो? वहीं हूं। उसके फ्लैट में? हाँ। वहां और कौन है? कोई नहीं। तुम्हारे साथ वहां कोई नहीं है? नहीं। तुम वहां अकेली पहुंची? हाँ। कब? अभी थोड़ी देर पहले। मेरा मोबाइल भी इसी वजह से ट्राई कर रही थी। हाँ। तुम फ्लैट के भीतर हो? हाँ। और ये निश्चित है कि कत्ल वहीं हुआ है? हाँ। टिक के बैठो, हाथ मत लगाना किसी चीज को, मैं आता हूं। अगला दृश्य।
सुनील ने कॉल बेल बजाई। वैशाली पहुंचा ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा फक था और वो रह रहकर कांप रही थी। सुनील भीतर दाखिल हुआ। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया। कहाँ? उसने पूछा। बाथरूम की चौखट पर, वो फुसफुसाती सी बोली। दिखाओ। एक छोटे से गलियारे से होते हुए वो उसे एक में लेकर आई। सुनील ने आगे निगाहें दौड़ाई तो पाया बाथरूम में खुले दरवाजे के सामने औंधे मुंह लाश पड़ी थी। उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन चौखट पर ढेर पड़ा एक बाथ टॉवल अपनी कहानी खुद कह रहा था। किसी तेज हथियार का वार पीठ में हुआ जान पड़ता था, जहां से बहा खून फर्श पर लाश के गिर्द बिखरा हुआ था। उसकी निगाह पैन करती हुई सारे बेडरूम में फिरी। बेड के करीब की दराजों वाली टेबल पर कुछ करीने से तय किए हुए कि जनाना कपड़े पड़े थे। वैसे ही कपड़े पहलू में खुले पड़े, आकार में काफी विशाल एक सूटकेस में दिखाई दे रहे थे। बेड पर बेतरतीब ढंग से एक सलवार सूट ढेर हुआ पड़ा था। बेड के किनारे एक तकिए पर एक मोबाइल पड़ा था। सुनील ने करीब जाकर देखा तो पाया कि वो स्विच ऑफ था। यहां से चलो, वो एकाएक बोला। दोनों वापस ड्राइंग रूम में पहुंचे। किसी चीज को हाथ लगाया? सुनील ने पूछा। फोन को लगाया, वो बोली। तुम्हें कॉल करने के लिए। मोबाइल से क्यों नहीं की? कोशिश की थी, बैटरी खत्म थी, चार्ज करना भूल गई थी। मेरे अलावा किसी और को भी फोन किया? नहीं, किसी को नहीं किया। तुम यहाँ कब पहुंची थी? 11:15 के करीब। नहीं, उससे बहुत बाद में। मैंने बोला तो था फोन पर। तुम्हें फोन करने से बड़ी हद 5 मिनट पहले। फोन कहाँ है? उसने ड्राइंग रूम में एक कोने में एक स्टूल पर पड़े फोन की तरफ इशारा किया। 11:15 के करीब मैंने ब्लास्ट के ऑफिस से ये फोन बजाया था। तब यहाँ शर्तिया कोई था जो नहीं चाहता था कि फोन की घंटी बजती रहती, इसलिए उसने क्रेडल पर से रिसीवर उठाकर रख दिया था। मुझे अलग ही पड़ा मिला था, क्रेडल पर रखा होने की जगह फोन के करीब पड़ा मिला। अपनी कॉल मुकम्मल कर लेने के बाद तुमने इसे वापस क्रेडल पर रखा था? हाँ। मेरे यहाँ कॉल करने पर जिसने रिसीवर उठाया था शायद वही कातिल था। फोन जरूर उसकी करतूत के दौरान बज उठा था और उसके बजते रहने ने उसे डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि फोन का निरंतर बजता रहना किसी की तवज्जो उसकी तरफ खींच सकता था, जो कि कातिल नहीं चाहता था। इसलिए उसने रिसीवर को क्रेडल पर से उठाया ताकि घंटी बजनी बंद हो जाती, और अलग रख दिया ताकि वो दोबारा न बजती। इस लिहाज से उसके फिंगरप्रिंट रिसीवर पर हो सकते हैं, लेकिन पंगा ये है कि रिसीवर को तुमने भी हैंडल किया, इसलिए तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी उस पर बने होने लाजमी है। तो क्या हुआ? मुझे ये बात छिपाने की क्या जरूरत है कि मैंने रिसीवर उठाकर इस फोन से कॉल लगाई थी? तुम इस कत्ल की गंभीरता को नहीं समझ रही हो। तुम नहीं समझ रही हो कि जिस लड़के का कत्ल हुआ है उसका इस फानी दुनिया से उठ जाना तुम्हारे लिए कितनी भारी फायदे की बात है। क्या? ये लड़की उस वसीयत की गवाह थी जो कि तुम्हारे 20 करोड़ के विरसे की बुनियाद है, और ये अपना बयान बदलने को तैयार बैठी थी। जिंदा रहती तो यकीनन बदलती, और फिर वसीयत को नाजायज करार दिए जाने की पूरी पूरी संभावना होती। अब ये मर गई है, इसलिए बयान नहीं बदल सकती। अब अदालत इसके पहले बयान को ही मान्य और प्रमाणिक मानेगी, जो कि तुम्हारे लिए भारी सहूलियत की बात है। ये बात तुम समझती हो? हाँ। कब से समझती हो? जब से खेमका ने समझाई है। खेमका के साथ ये बात भी हो चुकी है? ये मसला भी डिस्कस कर चुकी हो? तभी तो उसने कहा था कि मैं गौरी को कुछ अरसे के लिए शहर छोड़ देने को तैयार करूं। कुछ अरसे के लिए या लंबे अरसे के लिए? कुछ अरसे के लिए या हमेशा के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? ये आइडिया उसने सरकाया कि अगर गौरी परमार का वजूद खत्म हो जाए तो उस भारी दुश्वारी का भी वजूद खत्म हो जाता है, जो कि वो अपना बयान बदलकर तुम्हारे लिए खड़ी कर सकती है। ओ माय गॉड, अरे ऐसा कुछ नहीं कहा था उसने। तो और क्या कहा था? सिर्फ ये कहा था कि आइंदा चंद दिन अगर गैर गौरी राजनगर में उपस्थित ना हो तो ये बात मेरे लिए मुफीद साबित हो सकती थी। ऐसा ना होता तो उसे हैंडल करना तुम्हारे लिए मुश्किल होता। तुम जानते ही हो। तुम क्या जानती हो? हाँ, यही बात थी जो तुमने खेमका पर भी जाहिर की तो सही। वो शख्स इतनी जल्दी तुम्हारा राजदान, तुम्हारा विश्वास पात्र कैसे बन गया कि तुम उसे ऐसी नाजुक बातें भी डिस्कस करने लगी? उसने बेचैनी से पहलू बदला। जवाब दो, सुनील ने जिद की। पता नहीं।
ये कोई जवाब नहीं हुआ। उसका बात करने का स्टाइल ही ऐसा है कि पता ही नहीं लगता कि कौन सी बात उसने कही और कौन सी दूसरे से कहलवाई। ऐसा कहीं होता है? होता है ना। मेरे साथ हुआ ना। यानी कि तुम ये भी फर्क नहीं कर सकती कि कौन सी बात राजी से उगली और कौन सी उसने अपनी बातें हाँकने की कलाकारी से तुमसे उगलवा ली। यही समझ लो। यानी कि अब वो विरसे से ताल्लुक रखते हर सूरत अहवाल से वाकिफ है। हाँ, मैंने तुम्हें फोन पर बताया था, वार्न किया था कि उसकी बीवी शुभ्रा खेमका मरने मारने पर उतारू मूड लेकर तुम्हारे पास आ रही है। हाँ, ये वार्निंग आगे गौरी परमार को पहुंचानी थी। हाँ, पहुंचाई थी। फौरन नहीं। फौरन क्यों नहीं? बीच में कुछ विघन आ गया था। तुम पहेलियां बुझा रही हो मेरे साथ। बटन बटन हु गॉट द बटन खेल रही हो। नहीं, लग तो यही रहा है। गलत लग रहा है। तो जो कहना है साफ साफ कहो। हालात में एक तब्दीली आ गई थी। कैसी तब्दीली? कैसे? किस सूरत में आई? एक चिट्ठी की सूरत में आई। चिट्ठी? हाँ, मुझे एक चिट्ठी मिली थी। किसकी? गौरी की। क्या लिखा था? कहाँ है वो चिट्ठी? मेरे पास है। दिखाओ। उसने अपने हैंडबैग से एक लिफाफा निकालकर सुनील को सौंपा। कब मिली? आज सुबह। कैसे आई? कुरियर से। लोकल कुरियर ओवरनाइट डिलीवर हो जाता है। कुरियर से लोकल डाक पिछली शाम को भेजी भी अगली सुबह मिल जाती है। वो खामोश रही। सुनील ने लिफाफे से निकालकर चिट्ठी को खोला और पढ़ा। लिखा था, डियर वैशाली, पहली बात तो यह है कि मैं अपनी इच्छा के खिलाफ तुम्हें ये चिट्ठी लिख रही हूँ। तुम्हारी माँ और मैं हम पेशा होने की वजह से फ्रेंड्स थे। मेरे मन में तुम्हारी माँ के लिए बहुत सम्मान था और उसके किसी भी काम आने का जज्बा था। लेकिन परजुरी, झूठी गवाही, ऐसे जज्बात की बड़ी कीमत है जो कि मैं अदा नहीं कर सकती। हकीकत यह है कि वसीयत के संदर्भ में प्रोबेट कोर्ट में जो गवाही मैंने दी थी वो झूठी थी। मैं तुम्हारी माँ के काम आना चाहती थी, इसलिए जज्बात के हवाले होकर मैं वो गवाही दर्ज करवा बैठी। असलियत यह है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत साइन किए जाते वक्त मैं उस कमरे में मौजूद नहीं थी, इसलिए यकीनी तौर पर मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि वसीयत पेशेंट ने, श्री प्रकाश स्कंद ने साइन की थी। मैंने ये बात एक सरल और स्वाभाविक तरीके से तुम पर उजागर करने की कोशिश की थी, तो तुमने मेरी कोशिश का कोई और ही मतलब निकाल लिया था। तुमने समझा कि मैं किसी लालच के हवाले थी, मेरा हाथ पसरा हुआ था और मैं कोई मांग खड़ी करने की कोशिश कर रही थी, जबकि ऐसा कोई ख्याल मेरे जहन के करीब फटका तक नहीं था। मैंने खता खाई तो इस बात में कि दोस्ती का फर्ज निभाया और अदालत में वो गवाही दी जो तुम्हारी माँ को माफिक आती। वो गवाही न दी जो कि सच के करीब थी और जो मुझे देनी चाहिए थी। जब से मैंने प्रोबेट कोर्ट में खड़े होकर वसीयत की बाबत गलत बयानी की है, तभी से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है। अपने मन के भाव मैंने तुम पर उजागर करने की कोशिश की तो तुमने उनका कोई और ही मतलब निकाल लिया। लिहाजा तुम्हारी सोच से आजिज आकर मैं तुम्हें ये चिट्ठी लिख रही हूँ ताकि तुम असलियत को समझ सको, ताकि तुम मेरे अंतर्द्वंद को समझ सको, ताकि अब जब मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए कोई नया कदम उठाऊं तो तुम्हें मेरे से गिला ना हो। तुम्हारी अपनी गौरी। हम्म। चिट्ठी बंद करता सुनील वापस वैशाली से संबोधित हुआ। ये चिट्ठी तब भी तुम्हारे पास थी जबकि अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे फोन किया था। हाँ। फोन पर तुमने चिट्ठी का जिक्र क्यों नहीं किया? वजह तो थी। क्या? क्या वजह थी? गौरी ने चिट्ठी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो मुझे दिखाई देता था वो यही था कि उसका हाथ फैला हुआ था। ये चिट्ठी भी मुझे फैले हाथ को रेखांकित करती ही जान पड़ती थी। मैं ये हिंट लेकर उसके मनमाफिक कुछ करने का मन बना रही थी। लेकिन चिट्ठी की बात तो मैं तुम्हें बताती तो तुम यही कहते कि ऐसा करना रिश्वत कहलाएगा, जो कि गलत होता। मन बन जाता तो क्या करती? उसे कोई रकम अदा करती या कोई रकम अदा करने का आश्वासन देती? पता नहीं क्या करती। जो ऑप्शंस मेरे सामने ओपन थे, मौके के मुताबिक मैं उनमें से कोई तो चुनती। आई सी। इस चिट्ठी में जो दर्ज है वो झूठ है। झूठ है कि दिवंगत सिकंद साहब द्वारा वसीयत साइन किए जाते वक्त वो कमरे में नहीं थी।
सच वही है जो उसने प्रोबेट कोर्ट में बयान किया था। मेरी माँ ऐसा कहती थी। सुरभि अवस्थी भी ऐसा कहती है। सुरभि भली लड़की है, बेवजह झूठ नहीं बोलती। बेवजह किसी बात में डालना उसकी फितरत में नहीं है, और उसकी याददाश्त में भी कोई नुक्स नहीं है। वसीयत की एग्जीक्यूशन के वक्त की हर बात उसके जहन में दिन की तरह स्पष्ट है। वो कहती है कि सिकंद साहब बेड पर लेटे हुए थे और वो कथा करने का ये वक्त नहीं है, अभी उसी पर रहो। उसी के को बयान करो जो आज हुआ। आज सुबह तुम्हें ये चिट्ठी मिली, यहां से आगे बढ़ो। मैंने कहा कि मुझे चिट्ठी पर लिखी किसी बात पर कोई एतबार ना आया। फिर उस औरत की बाबत, खेमका की बीवी की बाबत, क्या नाम बताया था उसका? शुभ्रा। हाँ, शुभ्रा। शुभ्रा खेमका की बाबत तुम्हारा फोन आया। तुमने उसकी जो खासियत बयान की, उसके रूम में मैंने सोचा, कल्पना की कि अगर वो अपने स्टाइल से गौरी परमार पर चढ़ दौड़े तो उसकी क्या हालत होगी। वो किस हद तक हिल जाएगी। क्या इतनी खौफजदा हो जाएगी कि जो झूठ उसने चिट्ठी में बोला था उसे उससे डर लगने लगे। ये सब तुमने सोचा, मुझे वो बताओ जो तुमने किया, ताकि टाइम जाया ना हो। मैंने गौरी को फोन किया। मेरा इरादा उसे शुभ्रा खेमका की बाबत बताने का था, लेकिन वो किसी और ही मूड में थी, जो कि उसके चिट्ठी से झलकते मिजाज से बिल्कुल जुदा था। क्या मतलब? रो रही थी। फोन पर मेरी आवाज सुनते ही बोली, वैशाली, प्लीज 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 यहाँ आ जा, और जो कहना है यहाँ आके कह। तुम गई? हाँ। यहाँ गौरी से मिली? हाँ। क्या बोली वो? मेरे यहाँ पहुंचने तक वो किसी हद तक खुद पर काबू पा चुकी थी। मेरा मतलब है संजीदा थी, लेकिन रो नहीं रही थी। बोली वो कोई भी बात करने से पहले अपने अशांत चित्त को शांत करना चाहती थी। बोली टेनिस कोर्ट चलते हैं और वहां थोड़ी देर टेनिस खेलते हैं। यूं उसे टेंशन से निजात मिलेगी और फिर बातें होंगी। मैं तब यही साड़ी ब्लाउज पहने थी जिसे जिसमें तुम मुझे देख रहे हो। ये ड्रेस तो टेनिस खेलने के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने पेशकश की कि मैं वापस अपने फ्लैट पर जाती हूँ और अपने टेनिस की ड्रेस और रैकेट्स के साथ वापस लौटती हूँ। फिर उसने मुझे मेन डोर की चाबी दी, ताकि वो थोड़ी देर के लिए कहीं इधर उधर हो जाए या टॉयलेट में हो तो मुझे बाहर ना खड़े रहना पड़े। बोली उसे अफसोस था कि वो मेरे से ठीक से पेश नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो सब कुछ दुरुस्त कर देना चाहती थी, जो कि मेरे लिए खुशी की बात थी। मैं विवेक नगर वापस गई, अपने टेनिस के साजे सामान के साथ यहाँ लौटी। मैंने यहाँ दरवाजे को खुला पाया। किसी ने उसे ठीक से बंद नहीं किया था। वो चौखट के साथ जुड़ा नहीं था। उसमें और चौखट में बारीक सी झिरी रह गई थी, इसलिए चाबी मुझे इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ी। भीतर दाखिल हुई तो ये नज़ारा देखने को मिला। विवेक नगर तक यहाँ से आना जाना कैसे किया? कार है ना मेरे पास। सफेद वैगन आर, नंबर RJ2D4467। उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। सीधे घर गई? सीधे वापस लौटी? नहीं, बीच में अपने बैंक गई। ऐसा क्यों? मैंने गौरी के मिजाज में तब्दीली नोट की थी। वो मेरे साथ बहुत अच्छा अच्छा पेश आ रही थी, इसलिए मैं भी अपने मिजाज में कदरन नरमी लाना चाहती थी, और अगर वो कोई रीजनेबल मांग पेश करती तो मैं उस पर खरा उतर कर दिखाना चाहती थी। ऐसी किसी मांग को पूरा करने के लिए रकम थी तुम्हारे बैंक में? नहीं। तो वहाँ जो अकाउंट है वो दरअसल मेरी माँ ने खोला था, जिसमें मैं जॉइंट अकाउंट होल्डर हूँ। माँ की मौत के बाद मैंने उसी अकाउंट को सिंगल ऑपरेट अकाउंट के तौर पर अपने नाम करवा लिया था। वो पुराना अकाउंट था, इसलिए वहाँ सब मेरी माँ से परिचित थे, इसलिए विरसे से भी वाकिफ थे। मैंने वहाँ से सिर्फ ये दरियाफ्त किया था कि अगर खड़े पैर कोई बड़ी रकम मुझे दरकार होती तो क्या वो बतौर लोन मुझे मिल सकती थी। कितनी बड़ी रकम? कोई खास बड़ी नहीं। उस वक्त मेरे जहन में जो रकम थी वो महज 2 लाख रुपए थी। क्या जवाब मिला? वो लोग मेरे विरसे से वाकिफ थे, इसलिए माकूल जवाब मिला। उन्हें नहीं मालूम था कि वसीयत प्रोबेट के लिए कोर्ट में थी और प्रोबेट कोर्ट का फैसला तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता था? मालूम था। फिर भी यही जवाब मिला था कि बतौर अर्जेंट एंड इमीडिएट पर्सनल लोन 2 लाख रुपए मिल सकते थे। बड़ा अच्छा मौका ढूंढा लोन इंक्वायरी के लिए। क्या हुआ था मौके को? विवेक नगर के रास्ते में पड़ता था। मैं उसके सामने से गुजर रही थी, जरा सा रुकना ही तो था। माँ के साथ जिस जॉइंट अकाउंट का जिक्र किया वो ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए जॉइंट होगा।
उसमें पैसा तो माँ का ही जमा कराया हुआ होगा। हाँ, जो कि इतना नाकाफी था कि तुम्हें 2 लाख के लोन की जरूरत थी। हाँ। वजह? वो वो क्या है कि पैसा तो उसमें काफी था, लेकिन मैंने खर्च कर लिया था तमाम। तकरीबन। किस सिलसिले में? डायमंड ज्वेलरी खरीदी। जरूर लाखों की होगी। हाँ हाँ। गुड। बैंक कौन सा था? एक्सिस। हम्म। अपने फ्लैट से जो गौरी को फोन किया था वो कब किया था, याद है? हाँ याद है, तुम्हारा एसएमएस पढ़ने और फोन पर बात होने के थोड़ी देर बाद किया था, 11:05 पर। यहाँ कब पहुंची? 11:20 के करीब। कितना अरसा रुकी? बहुत मामूली, 2-3 मिनट, हद 5 मिनट। यानी 11:30 से पहले तुम यहाँ से रुखसत हो गई थी? हाँ। दूसरे फेरे में कब लौटी? पहले ही बताया तुम्हें, फोन करने से बड़ी हद 5 मिनट पहले। यहाँ की मेन डोर तुमने अनलॉक पाया, इसलिए तुम्हें गौरी की दी चाबी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। यहाँ से आगे बढ़ो। दरवाजा पूरा धकेल कर मैं भीतर दाखिल हुई, अपने पीछे दरवाजा बंद किया और आगे यहाँ ऐन वैसा ही पाया जैसा कि इस वक्त दिखाई दे रहा है। मैंने इधर उधर झांका, वो मुझे दिखाई न दी तो मैंने उसका नाम लेकर पुकारा। जब ना मिली तो झिकते हुए बेडरूम में गई और वहां वो उसके शरीर ने झुरझुरी ली। वो नजारा दिखाई दिया। ये दिखाई दिया कि कत्ल कैसे हुआ। स्टैब। स्टैब किया गया। चा, चाकू घोंपा पीठ में। ठीक है, अब यहीं टिक के खड़ी होना। तो तुम कहाँ जा रहे हो? बेडरूम में। उसने हौले से सहमति में सिर हिलाया। सुनील ने फिर गलियारे में कदम डाला और वापस बेडरूम में पहुंचा। लाश के करीब पहुंचकर उसने तनिक झुककर उसका मुआयना किया। लाश एक पहलू पर तनिक झुकी हुई फर्श पर लुढ़की हुई थी। दोनों बाहें शरीर से परे फैली हुई थी। पीठ में लगा घाव पीठ पर बाईं तरफ था और वो चौड़ाई में कोई 1.25 इंच का जान पड़ता था। घाव की गहराई का अंदाजा लगाना मुहाल था, लेकिन आला एक कत्ल 5-6 इंच लंबा भी होता तो पीठ में पूरा पैवस्त होने की सूरत में यकीनन दिल को बींध गया होता। वहां के प्रवेश द्वार के एक पहलू में एक वार्डरोब थी, जिसके बंद दरवाजे के साथ टेनिस का एक रैकेट टिका खड़ा था। रैकेट के करीब फर्श पर टेनिस खेलते समय पहने जाने वाले सफेद जूते पड़े थे और उनके ऊपर टेनिस बॉल्स का एक लंबा गोल डिब्बा पड़ा था। डबल बेड के पायताने की तरफ उसके सामने दीवार के साथ लगी एक छोटी सी टेबल थी, जिस पर आयन टेबल के साइज का टेलीविजन पड़ा हुआ था। टीवी की तरफ उसका ध्यान उसके ऊपर पड़ी एक चेकबुक की वजह से गया था। करीब जाकर तनिक हिचकिचाते हुए उसने चेकबुक उठाई और उसका मुआयना किया। चेकबुक व्यास बैंक की सनातन रोड ब्रांच की थी। वो 20 पन्नों वाली चेकबुक थी जो सेविंग अकाउंट होल्डरों को जारी होती है और जिसमें से तब तक एक ही चेक फाड़ा गया था। चेकबुक के आखिर में लगी लेन देन विवरणी ट्रांजैक्शन क्लिप के मुताबिक वो चेक उसी रोज काटा गया था। उसकी रकम 2 लाख रुपए थी और प्राप्तकर्ता के नाम की जगह सिकंद दर्ज था। विवरणी में पिछले बैलेंस का या उस चेक को काटने के बाद बचने वाले बैलेंस का कोई जिक्र नहीं था। प्रत्यक्षतः नई चेकबुक का इस्तेमाल इतनी जल्दबाजी में शुरू किया गया था कि पिछली खत्म हो चुकी चेकबुक की विवरणी से बैलेंस को कैरी ओवर नहीं किया गया था। उसने चेकबुक यथास्थान रख दी और वापस घूमा। लाश से थोड़ा परे बाथरूम की चौखट के करीब फर्श पर उसे सफेद सी कोई चीज दिखाई दी। उसने झुककर उसका मुआयना किया तो पाया कि वह सिगार से झड़ी राख थी। नीचे गिरने पर उसका आकार पूरी तरह से नहीं छितरा था, इसलिए उसने आकार से यह जानना आसान था कि वो सिगार से झड़ी राख थी। वो राख हाल ही में वहां किसी सिगार प्रेमी मर्द की आमद की चुगली करती थी, क्योंकि मृत लड़की से वो अपेक्षा नहीं करता था कि वो सिगार पीती थी। उसने साइड से आगे बढ़कर सावधानी से बाथरूम में भीतर झांका। बाथरूम का नम माहौल साफ जाहिर कर रहा था कि तभी कोई वहां शावर बाथ लेकर हटा था। वहां कहीं फर्श पर या दीवार की टाइलों पर या बाथ टब पर खून का कोई दाग धब्बा उसे दिखाई न दिया। वापस जाने के लिए वो बाहर की तरफ बढ़ा तो अध खुले दरवाजे की ओट में एक जगह फर्श पर उसे एक पिया हुआ सिगरेट लुढ़का पड़ा दिखाई दिया।
उसके लौ वाले सिरे के करीब फर्श पर बनी राख की लकीर बताती थी कि वो जलता हुआ किसी के हाथ से गिरा था या गिराया गया था, और गिरने के बाद वहां पड़ा बुझ गया था। वो बाहर निकला। गलियारे में जो 3 दरवाजे और थे, उनमें से एक किचन का था, एक स्टोर का और दूसरा बेडरूम का था। उसने उनमें दिलचस्पी लायक कोई बात न मिली उनमें उसे दिलचस्पी लायक कोई बात न मिली। अलबत्ता बेडरूम से साफ जाहिर होता था कि वो हाल में इस्तेमाल नहीं आ रहा था। जहां वैशाली डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर परे सिर झुकाए उस पर बैठी हुई थी, आहट पाकर उसने सिर उठाया। सुनील उसके सामने जा खड़ा हुआ, फिर बोला, तुमने जो कहा सच कहा? हाँ। कोई बात नहीं छुपाई? हाँ। गौरी ने कहा था वो मूड सुधारने के लिए टेनिस खेलना चाहती थी। हाँ। टेनिस की शौकीन है। हाँ। जैसे कि तुम हो। हाँ। इसलिए उसे तुम्हें टेनिस खेलने की पेशकश करना सूझा। जाहिर है। तुम अपना टेनिस का साजो सामान लेने गई और वो तुम्हारे पीछे नहाने लग गई। ऐसा ही जान पड़ता है। क्यों? क्यों क्या मतलब? क्यों नहीं मतलब? खिलाड़ी नहा के गेम खेलते हैं या खेल के नहाते हैं? उससे जवाब देते ना बना। ऐसा भी करते हैं तो सूटकेस क्यों पैक करने लग गई, जैसे कि सफर की तैयारी कर रही हो? अब मैं क्या बोलूं? जो है सो है। सिगार पीती थी? कौन? गौरी परमार, मकतूला? क्या बात करते हो? क्या बात करता हूँ? कौन सा काम है जो लड़कियां आजकल नहीं करती? लेकिन सिगार पीती थी? नहीं। सिगरेट? सिगरेट तो पीती थी कभी कभार। कभी कभार? जब मूड हो या मूड ना हो, मेरा मतलब है खराब हो। हाँ। जब तुम यहाँ पहुंची थी तो पी रही थी? नहीं। तुम्हारी मौजूदगी के दौरान सुलगाया हो? नहीं। हम्म। एक तन्हा लड़की की रिहाइश के इलाज से एक तन्हा लड़की की रिहाइश के लिहाज से ये काफी बड़ा फ्लैट है। 2 हफ्ते पहले तक उसके साथ यहाँ एक फ्लैटमेट थी। दोनों किराया और बाकी खर्चे शेयर करती थी। वो बैंक एम्प्लॉय थी, उसका ट्रांसफर हो गया इसलिए चली गई। लीज पर है? हाँ। लॉन्ग लीज पर। उसने फ्लैटमेट रखने पर कोई उसके फ्लैटमेट रखने पर कोई एतराज नहीं होता था? नहीं ही होता था। इसके मैन डोर की उसने एक चाबी तुम्हें दी? हाँ। जो कि किसी काम ना आई क्योंकि वापसी पर मेन डोर तुम्हें खुला मिला। हाँ। कहाँ है? क्या? अरे भाई चाबी। और क्या? वो चाबी कहाँ है जो गौरी ने तुम्हें दी थी? कहाँ है? सवाल मैंने पूछा है। मैं सोच रही हूँ। क्या कहने? इतनी सी बात का जवाब सोचे बिना नहीं दे सकती। वो चाबी। हाँ, याद आया। भीतर दाखिल होने के बाद मैंने उसे वहां उस टेबल पर रख दिया था। सुनील ने इंगित टेबल की तरफ निगाह उठाई। उस टेबल पर नकली फूलों का एक गुलदस्ता पड़ा था जिसके करीब एक चाबी पड़ी दिखाई दे रही थी। सुनील टेबल के करीब पहुंचा, उसने वहां से चाबी उठाई और उसे अपनी जेब में डाल दिया। वैशाली नेत्र फैलाए उसे देख रही थी। वो वैशाली के करीब वापस पलटा। जाने बहार, गुले गुलजार, तूफाने हमदम, आई हैव बैड न्यूज फॉर यू। क्या? तुम फिट हो? क्या? पहली नजर में ये तुम्हारा ही काम जान पड़ता है। कि क्या कह रहे हो? जान पड़ता है, मैंने बोला। पुलिस यहाँ आएगी, हालात का जायजा लेगी, तुम्हारा बयान लेगी और कूद कर इस नतीजे पर पहुंचेगी कि भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। उसने यूं शक्ल बनाई जैसे रोने लगी। नाउ गुड न्यूज, सुनील बोला। गुड न्यूज भी है ना माय हनी चाइल्ड। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। क्या है वो गुड न्यूज? मुझे एक बीमारी है। ये गुड न्यूज है? आगे आएगी।
क्या? क्या बीमारी है? मैं किसी हसीना को दुश्वारी में नहीं देख सकता। क्या बोला? आई कैनॉट सी ए डैम्सel इन डिस्ट्रेस। ओह, इसलिए सुनील भाई मुल्तानी ने तुम्हारी दुश्वारी की घड़ी में तुम्हारे काम आने का मन बना लिया है। सुनील भाई मुल्तानी? ये कौन हुआ? तुम्हें या मेरे सिवाय कोई दिखाई दे रहा है? वो खामोश रही। उसने बेचैनी से पहलू बदला। ये मेरा स्टाइल है खुद को पेश करने का। तब पेश करने का जबकि मामला खास हो या गड़बड़ हो। अब बोलो, क्या कहती हो? शुक्रिया कहती हूँ। आई एम ग्रेटफुल सर। फॉर्मेलिटीज खत्म। अब संजीदगी से मेरी बात सुनो। मैं सुन रही हूँ। जो चिट्ठी तुम सुबह तुम्हारे पास पहुंची बताती हो, वही तुम्हारा वाटरलू बनने वाली है। माय डियर, कोई नहीं मानेगा कि उतनी असहिष्णुतापूर्व, आई मीन हॉस्टाइल चिट्ठी लिखने के बाद वो यहाँ तुम्हारे साथ वैसे पेश आई होगी जैसा कि तुम कहती हो कि वो आई। मैं सच कहती हूँ, मैंने हकीकत बयान की है। पुलिस को, कोर्ट को वो हकीकत मुतमईन नहीं करने वाली। चिट्ठी के संदर्भ में हालात की जो तर्जुमानी पुलिस करेगी वो ये होगी कि वो चिट्ठी पढ़कर तुम्हें मकतूला के आइंदा मजबूत इरादों की वाकफियत हुई और तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तुम खड़े पैर दौड़ी दौड़ी यहाँ पहुंची ताकि तुम गौरी को समझा बुझाकर अपने नए मंसूबे से किनारा कर लेने के लिए राजी कर पाती। लेकिन गौरी टस से मस न हुई। बयान बदलने का अपना इरादा छोड़ देने का उसने साफ इनकार किया। तुम जानती थी उसके ऐसा करने से तुम्हारा विरसा तुम्हारे लिए सपना बन सकता था। 20 करोड़ रुपए की विपुल धनराशि तुम्हारी उंगलियों में से पारे की तरह निकल जाने वाली थी। लेकिन सुनती रहो, सुनील झिड़क कर बोला। उसने होंठ भींच लिए। तुम्हारी आमद पर तुमने गौरी को पैकिंग में लगी पाया। बेडरूम की हालत का साफ जाहिर करती है कि वो कहीं जाने की तैयारी में थी। तुम जानती थी कि वो कहीं चली जाती तो तुम्हारी पहुंच से बाहर निकल जाती। फिर वो लौटती तो सीधी प्रोबेट कोर्ट में हाजिरी भरती, जहां वो अपना नया बयान दर्ज कराती और तुम कुछ भी न कर पाती। इस वजह से, इस वजह से कि वो अपना बयान बदलने की जिद छोड़ने को राजी नहीं हो रही थी और तुम्हारी पहुंच से परे निकलने जाने जा रही थी, तुमने उसका खून कर दिया। टेनिस की कहानी तुमने बाद में गढ़ी। उसको मजबूती देने के लिए बेडरूम में उसका टेनिस रैकेट, जूते, बॉल्स का डिब्बा वगैरह तुमने बाद में सजाए, जो कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो तुम्हारी सहेली थी। तुम्हारा यहाँ आना जाना अक्सर होता था, इसलिए तुम्हें मालूम होना कि वो अपना टेनिस का सामान यहाँ कहाँ रखती है कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्वीट हार्ट, मैंने कब कहा कि तुमने किया? मैं तो वो बयान कर रहा हूँ जो पुलिस कहेगी तुमने किया। ओह, अब तुम्हें एहसास हुआ ये चिट्ठी तुम्हारे खिलाफ कितना बड़ा बम साबित होने वाली है, जिसके फटते ही तुम्हारी 20 करोड़ की मालकिन बनने के सपने के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। हुआ। बावजूद इसके कि गौरी परमार अब अपना बयान नहीं बदल सकती, ठीक, तुम्हारे बचाव का एक जरिया था जिसका तुमने खुद पुलंदा बांध दिया। कौन सा जरिया? टेलीफोन, उसका रिसीवर, जिसको कि तुम तुम्हारे से पहले जिसको कि तुम्हारे से पहले कातिल ने हैंडल किया था। मेरे फोन करने पर जब ये फोन बजा था तो निरंतर बजते फोन को कातिल ने हड़बड़ा कर उठा दिया। वो अवांछित आवाज बंद करने के लिए उसने रिसीवर को क्रेडल पर से उठाया था और फोन बाजू में रख दिया ताकि घंटी फिर ना बज पाती। तुमने इसी रिसीवर को उठाकर उससे मेरे को कॉल की। नतीजतन कातिल के फिंगरप्रिंट्स तो दब गए और तुम्हारे छप गए। क्या पता उसके पूरी तरह से ना दबे हों। ये होपफुल थिंकिंग है, इसलिए मैं भी यही कहता हूँ। क्या पता। तुम गवाह हो कि मेरे यहाँ 2 फेरों के बीच में यहाँ कोई और था। कौन सा जरिया है मेरे पास अपनी ये बात साबित करने का? अव्वल तो मैं यही साबित नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ कॉल की थी। वो साबित कर भी सकूं तो कैसे साबित करूंगा कि वो कॉल तुम्ही ने रिसीव नहीं की थी? क्या? पुलिस दावा करेगी कि अव्वल तो ऐसी कोई कॉल थी ही नहीं।
थी तो उसे भी तुमने रिसीव किया था, क्योंकि वो तुम्हारे कत्ल के कारनामे के दौरान उसमें विघ्न के तौर पर आई थी। तुम्हें नर्वस कर रही थी, इसलिए उसे चुप कराने के लिए तुम ही ने उसे रिसीव किया था। तुम तो मेरे होश उड़ाए दे रहे हो। मैं कहाँ, वो तो पहले ही उड़े हुए हैं। तभी कॉल बेल बजी। वैशाली के प्राण कांप गए। उसके रहे सहे होश भी उड़ गए। उसने नेत्र फैलाए मेन डोर को की दिशा में देखा। देखता हूं, सुनील बोला। लंबे ढक भरता वो मेन डोर पर पहुंचा। उसने उसे खोला। बाहर टाई लगाए एक नौजवान खड़ा था, जो को देखकर मशीनी अंदाज में मुस्कुराया। यस, सुनील बोला। सर, आई एम फ्रॉम एक्वागार्ड, वो बोला। आप एक्वागार्ड यूज करते हैं? सुनील ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया और वापस लौटा। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही वह धमक कर खड़ा हुआ। वैशाली अपनी कुर्सी से उठकर टेलीफोन वाले स्टूल पर पहुंची हुई थी और तेजी से अपने रुमाल से टेलीफोन का रिसीवर रगड़ रही थी। ये क्या कर रही हो? वो कर्कश स्वर में बोला। उसके हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। उसके सारे शरीर में एकाएक कंपकपी दौड़ गई। उसने सिर उठाया तो उसके चेहरे पर अपराध बोध की स्पष्ट छाप थी। धीरे से उसने रिसीवर क्रेडल पर वापस रखा और उठ खड़ी हुई। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। उसने जवाब न दिया। वह उससे निगाहें चुराने लगी। रिसीवर पर से अपने फिंगरप्रिंट पोंछ दिए? हाँ। क्यों? तुम्हें मालूम है क्यों? क्या मालूम है मुझे? अब यहाँ ये जाहिर करने वाली कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ थी। मैं यहाँ आई ही नहीं थी। कोई साबित नहीं कर सकता कि मैं यहाँ थी। मैं भी नहीं। तुम मेरे से बाहर नहीं जाओगे। तुम भले आदमी हो। तुम मूर्ख हो। तुमने अभी खुद कहा था कि तुमने भी अभी खुद कुछ कहा था। मैंने? फिंगरप्रिंट्स के बारे में। क्या पता कातिल के फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के नीचे पूरी तरह से दबे ना हो। याद आया? उसने थूक जोर से निगली। ये एक अच्छी संभावना थी, जिसका अभी तुमने अपने हाथों से पटड़ा कर दिया। रिसीवर पर से अपने फिंगरप्रिंट्स गायब करने की कोशिश में कातिल के फिंगरप्रिंट्स भी गायब कर दिए। आई एम सॉरी। अब क्या सॉरी? उसने बेचैनी से पहलू बदला। बेजा हरकत की। नहीं करनी चाहिए थी। मैं कत्ल से अपना रिश्ता जुड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। जो होता है वो होके रहता है। तुम उसे टाल नहीं सकती। फिलहाल तो टाला ही है। खाम ख्याली है तुम्हारी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का रेंज बहुत व्यापक होता है, और उसके दायरे में ऐसी चीजें भी आती हैं जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकती। क्या बड़ी बात है कि तफ्तीश पर तुम्हारे यहाँ हाजिरी का कोई चश्मदीद गवाह निकल आए। तुम मुझे डरा रहे हो। तुम ना डरो। क्यों डरती हो? अभी मेरे पीठ फेरते ही जब फिंगरप्रिंट पहुंच दिए थे तो क्या डरी थी? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। बड़ी देर में सूझी ये बात। तुम कुछ करो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए और करूं मैं कुछ? क्या करूं? तुम्हें उठाकर बाहर रखूं? मजाक मत करो। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। बातों में वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। सुनील, प्लीज कुछ करो। ठीक है, यहां से चलो। कहाँ? वो सशंक भाव में बोली। हिलोगी तो पता चलेगा ना। वो हिली। सुनील उसे फ्लैट के प्रवेश द्वार पर लेके आया। अब वो बोला, बाहर खड़ी होकर डिमॉन्स्ट्रेट करके बताओ कि दरवाजा कैसे खुला था, कितना खुला था। उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। बहुत मुश्किल काम बोल दिया मैंने। सुनील भुनभुनाया। अरे भाई, इसे वैसे सेट करके दिखाओ जैसे तुम कहती हो कि अपनी आमद के वक्त ये तुम्हें मिला था। ओह। उसने वो काम किया। गुड। अब निकल लो। उसकी भवें उठी। यहां से चुपचाप निकलो। चाहकर अपनी कार में सवार हो जाओ और विवेक नगर अपने घर पहुंचो। और तुम? मैं देता हूं उखल में सिर। क्या करोगे? जाहिर करूंगा कि मैं यहाँ गौरी परमार से मिलने आया था। कॉल बेल बजाई तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर मुझे दिखाई दिया कि दरवाजा खुला था। गौरी को पुकारता मैं उसे खोलकर भीतर दाखिल हुआ तो बेडरूम में वो नजारा दिखाई दिया। फिर फिर पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस को? और किसको? फौज का काम तो कत्ल के केस की तफ्तीश करना है नहीं।
वो कत्ल का शक तुम पर भी करने लगे तो हो सकता है। तभी तो मैंने उखल में सिर देने की बात कही। लेकिन तुम खातिर जमा रखो, ऐसा पहली बार नहीं होगा। फिर भी तुम भूल रही हो कि मैं एक पत्रकार हूँ, एक जिम्मेदार अखबार का चीफ रिपोर्टर हूँ। इतनी बड़ी वारदात का गवाह बनकर उसके बारे में चुप रहना मुझे शोभा देगा? वो खामोश रही। जमा, जैसे अभी मैंने तुम्हारे बारे में कहा, वैसे मेरी भी किसी और जरिए से यहाँ हाजिरी लग सकती है। तुम उस शख्स को भूल गई जिसने कॉल बेल बजाई थी? कौन था वो? सूझ गया पूछना? फिंगरप्रिंट्स पूछने पहुंचने में बिजी ना होती तो फौरन पूछती। कौन था? एक्वागार्ड का डोर टू डोर सेल्समैन था। ओह, शुक्र मनाओ कि दरवाजा मैंने खोला, इसलिए उसने मुझे देखा, तुम्हें ना देखा। जब तुम पुलिस को फोन करोगे तो उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे? वॉलंटियर नहीं बनूंगा? मतलब? अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन खास जोर देकर पूछा जाएगा तो तुम्हारे बारे में चुप भी नहीं रह पाऊंगा। ओह, मैं चिट्ठी का क्या करूं? वो चिट्ठी एक अहम सबूत है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ सबूत है, इसलिए खुद सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए। फाड़ के फेंक दूं? फाड़ के नहीं फेंक दूं, उसका वजूद मिटा दूं, जला के राख कर दूं, राख हवा में उड़ा दूं। समझी कुछ? हाँ। अब एक आखिरी बात सुनो। क्या? मैं गुनहगार का साथ नहीं देता। मैंने तुम्हारे लिए उखल में सिर देना इसलिए मंजूर किया क्योंकि मेरे दिल ने गवाही दी। मेरे अंदर से घंटी बजी कि तुम बेगुनाह हो। गौरी के कत्ल से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहती हूँ कि गौरी के कत्ल से मेरा कोई वास्ता नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं तो यहीं खड़े खड़े मर जाऊं। ऐसे कोई नहीं मरता, लेकिन जाओ, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन किया। अब निकलो। वो चली गई, आखिरी बार एक कृतज्ञ निगाह सुनील पर डालकर। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने बेडरूम के बाहर कदम रखा और ड्राइंग रूम में मौजूद सुनील के रूबरू हुआ। सुनील भाई मुल्तानी, वो बोला। द कॉप्स फाइंडर, दैट्स मी, सुनील सहज भाव से बोला। द ग्रेटेस्ट कॉप्स फाइंडर ऑन प्लेनेट अर्थ। हो सकता है। तुम्हारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आकर रहेगा। मेरी अपनी एक ऐसी कोशिश नहीं है। यहाँ किसी चीज को छुआ? सिर्फ टेलीफोन को। जबकि जानते हो कि मौका वारदात से किसी चीज को छूना नहीं चाहिए। मौका वारदात बेडरूम है, ये भी है। अपना अपना ख्याल है। यहाँ कैसे पहुंचे? अपनी मोटरसाइकिल पर। मैंने आमद की वजह पूछी है। इस फ्लैट में विजिट का प्रयोजन क्या था? सॉरी, मैं गौरी परमार से मिलने आया था, जो कि इस फ्लैट की मालकिन है, जो कि भीतर बेडरूम में मरी पड़ी है। हाँ। वजह? उसके भीतर मरी पड़ी होने की? तुम्हारे यहाँ आने की मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। श्री प्रकाश सिकंद नाम के एक स्वर्गवासी व्यक्ति की वसीयत का एक बड़ा दिलचस्प केस है। 20 करोड़ के विरसे का मामला है, इसलिए न्यूज है। मकतूला वसीयत के दो गवाहों में से एक थी, इसलिए एक गवाह के नजरिए से वसीयत के बारे में कुछ जानने के लिए उसका इंटरव्यू लेने यहाँ आया था। वसीयत के मुताबिक वारिस बेनिफिशियरी कौन है? निरुपमा पहूजा नाम की नर्स, जो कि अपनी जिंदगी में वसीयतकर्ता की नर्स थी। अपनी जिंदगी में? हाँ, वो मर चुकी है। आगे उसकी एक इकलौती वारिस उसकी बेटी विशाली पहूजा है। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। और मेरा काम क्या है? यही तो मेरा कारोबार है, रोजगार है, दाल रोटी है। दाल खाते हो? इतनी महंगाई में और क्या खाऊं? स्कॉच पीते वक्त महंगाई नहीं सताती? आप भी तो बहुत कुछ जानते हैं माई बाप। स्कॉच एंड दाल, अच्छा कॉम्बिनेशन है। नया कॉम्बिनेशन है। सुनील खामोश रहा। वसीयत की मूल बेनिफिशियरी निरुपमा पहूजा को मरे कितना अरसा हुआ? सुना है 2 महीने। नहीं, मौजूदा
बेनिफिशियरी वैशाली पहुजा है, जो कि इसकी इकलौती बेटी है। हाँ। कहाँ रहती है? पता, फोन नंबर बोलो। सुनील ने बोला। प्रभुदयाल ने नोट किया। उसे कैसे जानते हो? वैसे ही जैसे मकतूला गौरी परमार को जानता हूँ। दोनों का वसीयत से रिश्ता है, एक का बतौर गवाह, दूसरी का बतौर बेनिफिशियरी। बस यही है जानकारी की वजह। हाँ। कभी मिले हो? हाँ, 2-3 बार मिला हूं। यारी नहीं हुई। बिपाशा बासु होती तो हो जाती। लिहाजा महज महज वाकफियत है, वो भी इन लाइन ऑफ बिजनेस। तो पुलिस को तुमने यहाँ के उस टेलीफोन से जो उधर पड़ा है फोन किया था? हाँ। मोबाइल से क्यों नहीं किया? साथ नहीं था, ऑफिस में छूट गया था। बावक्ते जरूरत हमेशा ही छूट जाता है। इत्तेफाक की बात है। कहीं और से फोन ट्राई किया होता? मैं जरूर करता, अगरचे कि यहाँ का फोन इस्तेमाल करने में मुझे कोई हर्ज दिखाई दिया होता। दलील के तौर पर फिर कहोगे कि फ्लैट का ये हिस्सा मौका वारदात नहीं है, जबकि जानते हो कि ये मुकम्मल फ्लैट मौका वारदात है। ऐसे तो ये मुकम्मल इमारत मौका वारदात है, भगत सिंह रोड का मुकम्मल इलाका मौका वारदात है। बहस अच्छी कर लेते हो। सुनील खामोश रहा। यहाँ के फोन से कॉल बस एक ही की? पुलिस को? ब्लास्ट को की? बस दो ही की, पुलिस को और अपने ऑफिस को? सुनील हिचकिचाया। प्रभुदयाल ने अपलक उसकी तरफ देखा। एक कॉल और की थी, सुनील बोला। किसे? वैशाली पहुजा को। उसे किस लिए? अपनी तफ्तीश के दौरान मुझे मालूम हुआ था कि वैशाली पहुजा और मकतूला गौरी परमार पक्की फ्रेंड्स थी। लिहाजा मैंने सोचा कि वैशाली को खबर लगनी चाहिए थी कि उसकी फ्रेंड गौरी परमार अब इस दुनिया में नहीं थी। एक्सप्रेस खबर लगनी चाहिए थी। फौरन न लगती तो तबाही आ जाती। एक वजह और भी थी। क्या? मकतूला यहाँ अकेली रहती थी, लेकिन रहती अकेली थी। सगे संबंधियों से महरूम तो नहीं होगी, न जिन्हें कि मैंने सोचा खबर लगनी चाहिए थी। और काम बजरिया वैशाली पहुंचा हो सकता था, पक्की सहेली होने की वजह से, जिसे कि सगे संबंधियों की कोई खबर हो सकती थी। ये काम पुलिस तो कर नहीं सकती थी। पुलिस भी कर सकती थी। अस्वाभाविक मौत के सिलसिले में नेक्स्ट टू किन को ट्रेस करना और उसे वाकई की खबर देना पुलिस का फर्ज होता है। आइंदा याद रखूंगा माई बाप। आइंदा याद रखोगे, क्योंकि इस बार ये बात मालूम नहीं थी। मालूम तो थी, लेकिन आइंदा मैं ध्यान रखूंगा। राजनगर पुलिस तुम्हारी एहसानमंद होगी। भीतर दाखिल कैसे हुए? दरवाजा खुला था, इसलिए चौखट में कदम डाला और भीतर आ गए। खुला था से मेरा मतलब है लॉक्ड नहीं था। फ्लैट पर पहुंचकर स्वाभाविक तौर पर मैंने कॉल बेल ही बजाई थी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो दोबारा भी बजाई। तब इत्तेफाकन मेरी तवज्जो इस बात की तरफ गई कि दरवाजा चौखट से मिला हुआ नहीं है, बीच में पतली सी झिरी थी। जाहिर था कि किसी ने दरवाजे को बंद करने के लिए धक्का दिया था, तो वो चौखट पर लगे ऑटोमेटिक लॉक को लैच नहीं पकड़ पाया था, इसलिए खुला रह गया। इसलिए तुमने दरवाजे को धकेल कर खोला और भीतर दाखिल हो गए। हाँ। अनइनवाइटेड। ऑक्यूपेंट की तलाश में, ये जानने के लिए कि कोई घर पर है भी या नहीं। आजकल के जमाने में फ्लैट का दरवाजा ऐसे खुला रहना तो ठीक नहीं था। इतनी चोरियां होती हैं आजकल। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। नहीं? बंदा नवाज, अच्छा ही हुआ कि मैं भीतर दाखिल हुआ, वरना लाश पता नहीं कब बरामद होती। अकेली रहती लड़की की लाश सड़क के दुर्गंध फैलाने लगती, तभी इमारत से किसी की तवज्जो इधर जाती। हम्म। तो तुम ऑक्यूपेंट की तलाश में फ्लैट में भटके, तो तभी बेडरूम के फर्श पर लुढ़की पड़ी लाश तुम्हें दिखाई दी? हाँ। फौरन तुमने पुलिस को कॉल लगाई? हाँ। पहले तस्दीक न किया कि वो सचमुच मरी पड़ी थी? तस्दीक तो अपने आप हो रही थी, उसकी पथराई हुई आंखें तो फासले से ही दिखाई दे रही थी।
लाश औंधे मुंह पड़ी थी। मुहावरे की जबान में नाक फर्श को नहीं लगी, धड़ औंधा था, सिर एक कनपटी के बल था, इसलिए तुम पथराई आंखें देख पाए। हाँ, पथराई हुई आंखें देखी, उनकी ये तर्जुमानी की कि वो मरी पड़ी थी, फिर फौरन पुलिस को कॉल लगाई। और क्या 10-15 मिनट उसकी नेकेड फिगर को एडमायर करने में लगाए? मैं जानता हूं तुम वैसे शख्स नहीं हो, वरना उसके आगे की भी कुछ सोचता। खैर, अब बताओ, वारदात की बाबत तुम्हारा रोशन सुनीलियन ख्याल क्या है? मेरे ख्याल से वो कहीं जाने की, कहीं सफर पर निकलने की तैयारी में थी। निकलने से पहले शावर बात के लिए बाथरूम में गई। जो कपड़े उसने बात के बाद पहनने थे वो बेड पर खुले पड़े थे। यानी कि बात के बाद उसने ड्रेसअप करना था, सूटकेस उठाना था और निकल लेना था। आजकल रिजर्वेशन के बिना सफर पर कोई नहीं निकलता, लिहाजा प्लेन या रेल रिजर्वेशन चेक करने पर मालूम पड़ सकता है कि वो कहाँ जा रही थी। वो तो टिकट से भी मालूम पड़ सकता है। टिकट बरामद ना हो तो? क्यों ना बरामद हो? क्या पता आगे एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर टिकट उसका इंतजार कर रही हो, उसके वहां कहीं पहुंचने पर टिकट उसे डिलीवर होने वाली हो। बहरहाल, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात बता दी, वरना मुझे कहाँ सूझनी थी ये बात। सुनील खामोश रहा। तुमने प्लेन का भी नाम लिया, तुम्हारे ख्याल से वो किसी लंबे सफर पर जा रही थी? सूटकेस के साइज और कपड़ों के बल्क से तो यही पता लगता है। और और क्या? तुम बोलो। मैं और क्या बोलूं? ठीक है, मैं बोलता हूं। जब तुमने बतौर सोशल सर्विस वैशाली पहुजा को फोन किया था तो उसने कहा कि वह मरने वाले के किन्हीं सगी संबंधियों को जानती थी। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था। वो तो और भी बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। वक्त क्यों नहीं था? मैंने पुलिस को जो कॉल लगानी थी। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने पहले उसको फोन किया था? नहीं, पहले तो ब्लास्ट को किया था। पुलिस तुम्हारी लास्ट प्रायोरिटी थी? वो क्या है कि क्या है? फिर भी कहते हो कि तुमने फौरन पुलिस को कॉल लगाई थी। फौरन कॉल ऐसे लगाई जाती है? कुल जहान की कॉल कर चुकने के बाद पुलिस को कॉल करोगे तो भी कहोगे, बधाई लोगे कि फौरन ये काम किया। क्या चीज हो भाई तुम? जो काम तुम्हें अपनी सिविल ड्यूटी के तौर पर करना चाहिए वो पुलिस पर एहसान के तौर पर करते हो। पुलिस को मोहताज समझते हो अपना। आप नाहक खफा हो रहे हैं। फौरन फोन करना एक मुहावरा है, वरना फौरन से फौरन कुछ नहीं होता। मैं पहली कॉल पुलिस को लगाता तो वो रिसीवर से निकलकर यहां पहुंच जाती मेरे सामने। 100 पर लगाई कॉल पर पुलिस के हरकत में आने की क्या रफ्तार होती है, उससे क्या मैं वाकिफ नहीं हूं? मैंने सच बोला तो सच का ठीकरा आपने मेरे ही सर पर फोड़ दिया। अच्छा होता मैं झूठ बोल देता और कहता कि सबसे पहली कॉल मैंने पुलिस को लगाई थी, और फिर ये देखने का सुख पाता, ब्लास्ट में रिपोर्ट करने का यश पाता कि पुलिस ने कातिल को पकड़ भी लिया हुआ था। तंज कसने की जरूरत नहीं है, हर काम ने होते होते ही होना होता है। यह बात जानते हैं तो ये हाल है। क्या हाल है? मेरी क्लास ले रहे हैं कि मैंने पुलिस को कत्ल की खबर करने में देर लगाई। रिपोर्टर साहब, तुम्हारे एक्शन में नहीं, तुम्हारी नीयत में खोट है। मालिक हो आप, भगवान कुछ भी कह सकते हो। तुम जो भी करते हो शक उपजाऊ करते हो। जानते हो तुम्हारे यहाँ लाश के साथ अकेले मौजूद होना तुम्हारे लिए कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकता है। आप मुझे ही कातिल करार दे सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मालिक हैं, वक्त के हाकिम हैं। एक बार की ऐसा कर सकते हैं, लेकिन साबित 7 जन्म नहीं कर सकते। भले ही अपने चैलेंज पर खरा उतरने के लिए ऐसी जी तोड़ कोशिश करें। बहुत बोलते हो। सुनील खामोश रहा। तुम्हारी हर बात में, हर हरकत में कोई भेद होता है। उसे जांचने परखने में वक्त लगता है, लेकिन अंत पंत उसकी असलियत खुल के रहती है। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी में भी कोई भेद है जो
कोई भेद नहीं है। मेरी यहाँ मौजूदगी की वजह वही है जो मैंने बयान की है। वसीयत वजह है जो बड़े आदमी की है, बड़ी रकम की है, इसलिए न्यूज़ है। हाँ, इसलिए तुम गौरी परमार का इंटरव्यू लेना चाहते थे क्योंकि वो वसीयत के दो गवाहों में से एक थी। हाँ। क्या इंटरव्यू लेते? जी, क्या पूछते? इस बारे में मेरी कोई निर्धारित स्ट्रेटजी नहीं थी। आई वॉज ऑन अ फिशिंग एक्सपेडिशन। एन वक्त पर जो सूझता वो पूछता। टिपिकल सुनीलियन जवाब है ये। दुरुस्त जवाब है ये। जो कहता कुछ है, बताता कुछ नहीं है। अब मैं क्या कहूं? वही कहो जो कहना चाहिए, लेकिन कह नहीं रहे हो। मैं तुम्हारा ब्लास्ट की नाक द सुनील चक्रवर्ती का बतौर ऐसे पत्रकार तस्वर नहीं कर सकता जो बिना कोई होमवर्क किए, बिना अपने सवालों की कोई रूपरेखा तैयार किए किसी का इंटरव्यू लेने पहुंच जाए। अगर तुम ऐसे पत्रकार हो या अब हो गए हो तो उस सम्मान के काबिल नहीं हो जो मेरे मन में तुम्हारे लिए हमेशा रहा है। अब बोलो क्या कहते हो? सुनील ने एक आह सी भरी, फिर बोला, बात यह है कि वसीयत जब प्रोबेट के लिए कोर्ट में पेश की गई थी तो रूटीन के तौर पर उसके गवाहों की भी पेशी हुई थी। तब दोनों गवाहों ने, गौरी परमार और सुरभि अवस्थी नाम की दो नर्सों ने रूटीन के तौर पर अपने अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त की थी और तस्दीक की थी कि वसीयतकर्ता ने वसीयत उनके सामने साइन की थी और उन दोनों ने उस पर बतौर गवाह साइन किए थे। बाद में दिवंगत श्री प्रकाश सिकंद के करीबियों ने, जिनका कि उससे खून का रिश्ता था, जो कि वेद प्रकाश सिकंद और जगत प्रकाश सिकंद नाम के दो भाई थे और मनीषा तलवार नाम की एक बहन थी, वसीयत को चैलेंज करने का मन बना लिया था और वसीयत को फ्रॉड बताते हुए प्रोबेट कोर्ट में इस बाबत अर्जी लगा दी थी। इस संदर्भ में मुझे टिप मिली थी कि उन लोगों के हाथ एक तुरुप का पत्ता आ गया था जो चल जाता तो वसीयत खारिज हो जाती। नेचुरल वारिस होने के नाते वो तीनों भाई बहन जॉइंट बेनिफिशियरी करार दिए जाते और विरसे की मालिक वो बन बैठते। वो तुरुप का पत्ता गौरी परमार थी, जो अब अपने पहले बयान से मुकरने को तैयार थी और नेचुरल वारिसों के हक में नया बयान देना चाहती थी। ये थी वो अहम बात जिसके रूप में मैं गौरी परमार का इंटरव्यू लेना चाहता था और बयान बदलने के उसके इरादे की बाबत उसके मुंह से सुनना चाहता था। हम्म। इसमें कितनी सच्चाई है और सुनीलियन पुड़िया कितनी है? इसमें सच्चाई 100% है और पुड़िया 0 है। मुझे तुम्हारी सफात मुझे तुम्हारी साफ गोई पसंद आई और तुम्हारी ये एक्सप्लेनेशन जिसके तहत तुम यहाँ पहुंचे कबूल हुई। शुक्र है। तो अब मैं जा सकता हूँ? नहीं। नहीं, अभी तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। किस लिए? बोलूंगा। शुक्ला। प्रभुदयाल के साथ आई पुलिस टीम का अंग एक युवा सब इंस्पेक्टर एक कदम आगे बढ़ा और तनकर तत्पर स्वर में बोला, सर। ये एसआई पवन शुक्ला है। प्रभुदयाल बोला। बहुत काबिल नौजवान है, अभी हाल ही में पुलिस में भर्ती हुआ है। इसे समझो कि फ्रेशर है। मैं इसको तुम्हारी खिदमत में तैनात कर रहा हूँ। मेरी खिदमत? लेकिन। और शुक्ला, ये सुनील चक्रवर्ती है, ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर है। इसका दर्जा पत्रकारों में वही है जो फिल्म स्टारों में शाहरुख का है या कोल्ड ड्रिंक्स में कोका कोला का है। एसआई शुक्ला ने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। इसे नीचे ले जाओ और आदर से पुलिस जीप में बिठाओ। तब तक बिठाओ जब तक कि इसकी बाबत मेरा अगला ऑर्डर तुम्हें न मिल जाए। ऐसा होने तक तुमने इसे कहीं जाने नहीं देना है, जीप से हिलने नहीं देना है। ये तुम्हें किन्हीं बातों में उलझाए तुमने नहीं उलझना है, कोई सवाल करे तुमने जवाब नहीं देना है, टॉयलेट जाना चाहे नहीं जाने देना है, सिगरेट खरीदने जाना देना चाहे नहीं जाने देना है, ठंडा गर्म जैसी कोई चीज तुम्हें लाके देने को बोले नहीं सुनना है। समझ गए? यस सर। युवा ऐसा ही बोला। ये तो धांधली है। सुनील तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला। ये जबरदस्ती करे। ऐसा ही बोला। जबरन चल देने की कोशिश करे तो हथकड़ी की एक कड़ी इसकी कलाई में पिरोना और दूसरी स्टेयरिंग में पिरो देना।
ओह नो, सुनील बोला। ये बहुत रसूख वाला जर्नलिस्ट है, ये तुम्हारी नहीं मेरी भी वर्दी उतरवा देने की धमकी देगा। तुम धमकी को सिर माथे लेना, सच में उतरवा देगा तो तुम यही कह के बरी हो जाओगे कि तुमने मेरा हुक्म माना और मैं बीच पर मूंगफली की रेहड़ी लगा लूंगा। ऐसा ही शुक्ला हक्का बक्का सा अपने आला अफसर की बातें सुन रहा था। वैसी जुबान उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। लेके जाओ इसे, प्रभुदयाल बोला। मैं इस ट्रीटमेंट की वजह पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हो जनाब, पूछ ही तो रहा हूँ। कुछ अरसा मैं तफ्तीश में तुम्हारी दखलंदाजी चाहता नहीं। मैं क्या दखलंदाजी कर सकता हूँ? तुम जाकर किसी विटनेस को कोच कर सकते हो, उसे कोई सुनीलिन पुड़िया दे सकते हो। लिहाजा जब तक सब कुछ चाक चौबंद मेरे काबू में नहीं आ जाता, तुम आउट ऑफ बाउंड एसआई पवन शुक्ला के साथ जीप में बैठोगे। इसमें और गिरफ्तारी में क्या फर्क हुआ? मैं तुम्हारी वो इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ, मेरे पास बुनियाद है। तुम चाहते हो गिरफ्तार होना? नहीं। दैट्स लाइक ए गुड बॉय। नाउ प्लीज गो। अगला दृश्य। सुनील पुलिस जीप में जा बैठा। उसने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट जेब से निकालकर एसआई शुक्ला को दिखाया। एसआई ने तनिक हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिला दिया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और एक छोटे छोटे कश लगाने लगा। एसआई तत्पर खामोश उसके सामने बैठा रहा। सिगरेट खत्म हुआ तो सुनील ने बचा हुआ टुकड़ा जीप से बाहर सड़क पर फेंक दिया। मैं फ्रेंड को फोन करना चाहता हूँ, एकाएक बोला। कम्युनिकेशन की इजाजत नहीं है सर, एसआई नम्रता से बोला। यह वैसी कम्युनिकेशन नहीं है जिसकी इजाजत नहीं है। तो कैसी है? मेरा लंच आज उस फ्रेंड के साथ था जिसको फोन करना चाहता हूँ, और खबर करना चाहता हूँ कि नहीं आ सकूंगा। एसआई ने मजबूती से इंकार में सिर हिलाया। इसमें क्या खराबी है? नो। देखो, मैं मोबाइल पर कॉल लगाऊंगा और मोबाइल को लाउड स्पीकर पर लगाकर रखूंगा ताकि वार्तालाप तुम भी सुन सको। अगर तुम्हें केस से ताल्लुक रखती कोई बात होती सुनाई दे, या कोई भी ऐसी बात सुनाई दे जो तुम्हें नामंजूर हो, तो टेलीफोन छीन लेना और लाइन काट देना। ऐसा ही हिचकिचाया। इज्जत का सवाल है यार, सोशल मामला है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जिससे कोई रिश्ता नहीं है। यकीन करो, मेरा पढ़े लिखे नौजवान हो, पढ़े लिखों जैसा काम करो। कुछ गलत सुनाई दे तो फौरन एक्शन लेना, टेलीफोन को फेंक कर मारना दीवार पर। मैं एतराज नहीं करूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। सुनील ने जेब से मोबाइल निकाला और रमाकांत का नंबर पंच किया। घंटी जाने लगी तो उसने मोबाइल को हैंडसेट से लाउड स्पीकर पर कर दिया। दूसरी ओर से आवाज आते ही एसआई के कान खड़े हो गए। सुनील बोल रहा हूँ। मालूम है, जीप में रमाकांत की आवाज गूंजी। कहाँ है? मैं फंस गया हूँ इसलिए लंच पर नहीं आ सकूंगा। फंस गया हूँ बोला मैंने। सुना मैंने, लेकिन लंच दो हाथों से होने वाला काम है। एक हाथ कट जाए तो दूसरे हाथ की अहमियत बढ़ जाती है, समझे? नहीं, यूं समझो कि एक काम जैसे लंच या डिनर या कुछ और दो हाथों से हुआ। एक हाथ कट गया तो दूसरे हाथ अहम हुआ कि ना? तो उस हाथ की बात कर रहा है ना जिसने सोने का निवाला मोहर बंद किया था। मैं उन हाथों की बात कर रहा हूँ। अब बाकी हाथ से हाथ तुमने मिलाना है। तूने क्यों नहीं? फंस गया हूं ना, तभी तो कहीं पहुंच नहीं सकता। आई मीन लंच पर तुम्हारे पास। ऐसा ही ने हाथ बढ़ाकर फोन सुनील से ले लिया। एनफ, वो बोला। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। उसने फोन को ऑफ कर दिया और सुनील को वापस थमा दिया। ऑफ ही रहे, उसने चेतावनी दी। सुनील ने सहमति में सिर हिलाते फोन वापस जेब के हवाले किया। ऐसा ही जीप से उतरा, परे फुटपाथ पर जाकर उसने वर्दी में से अपना मोबाइल बरामद किया। उस पर एक नंबर पंच करके फिर दबे स्वर में उससे कुछ कहने लगा। कुछ क्षण बाद उसने फोन बंद किया और वापस जीप में आ बैठा। सुनील ने नया सिगरेट सुलगा लिया। किसी को? फिर बोला। ऐसे डिटेन करना गैर कानूनी है। हाँ। तुम एक गैर कानूनी काम में शरीक हो। हाँ। तुम्हें एतराज होना चाहिए। है। तो जाहिर क्यों नहीं करते? किस पर करूं?
अपने इंस्पेक्टर पर करो। जब दिखाई देगा तो करूंगा। जब दिखाई दे रहा था तब करना था। तब ये बात इतने उम्दा तरीके से तुमने मुझे समझाई कहाँ थी? तुम्हें खुद भी तो समझ होनी चाहिए। नया हूं ना भैया, समझ आते आते ही तो आएगी। तभी सुनील को इमारत में से प्रभुदयाल बाहर निकलता दिखाई दिया। वो खामोश हो गया। उसने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे तिलांजलि दे दी। प्रभुदयाल के उस वक्त के मूड का कोई भरोसा नहीं था। वो इस बात पर भी अपने माथा पर बरक सकता था कि उसने सुनील को सिगरेट क्यों पीने दिया। प्रभुदयाल जीप के करीब पहुंचा। क्या बात है? प्रभुदयाल ने पूछा। सर, ऐसा ही बोला, मैंने इन्हें एक फोन कॉल करने की इजाजत दे दी थी। नहीं देनी थी, मैंने बोला था इसे जीप से हिलने नहीं देना है। ये हिले नहीं? यानी कि कॉल करने का ख्याल छोड़ दिया? नहीं सर, कॉल तो पीसीओ पर गया ना, नहीं जाने देना था। सर, अपने मोबाइल से की। क्या बोला? इन्होंने जीप में बैठे बैठे अपने मोबाइल से अपने फ्रेंड को कॉल की। मेरे कहने पर मोबाइल को लाउड स्पीकर पर लगाकर की, इसलिए दोनों तरफ का वार्तालाप मैंने भी सुना। क्या सुना? इनके किसी फ्रेंड से लंच अपॉइंटमेंट थी जो इन्होंने खुद को यहाँ फंसा हुआ बताकर कैंसिल की, लेकिन बहुत फैंसी जुबान में की जो कि मेरी समझ में नहीं आई। फैंसी आदमी है, फैंसी जुबान ही बोलेगा। और बस। तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया? प्रभुदयाल सुनील से संबोधित हुआ। मोबाइल तो तुम कहते थे कि ऑफिस में छूट गया। ऐसा मैंने समझा था, सुनील बोला, लेकिन वो एक जेब में ही पड़ा था जिसकी तरफ पहले तवज्जो नहीं गई। अब कैसे गई? सिगरेट के पैकेट की तलाश में जेब टटोली, मोबाइल मिल गया। पैकेट ऑफिस में रह गया, क्योंकि सिगरेट के पैकेट और मोबाइल में तमीज नहीं कर सकते। वो भी जेब में ही था। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी सहूलियत से पीछे रह जाता है, तुम्हारी सहूलियत से मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है। उतरो। जी। जीप से नीचे उतरो। सुनील जीप से निकलकर सड़क पर खड़ा हुआ। आओ। कहाँ? उसकी भौहें उठी। वापस फ्लैट में, बिना किसी हुज्जत के। यस सर। सुनील खामोशी से प्रभुदयाल के साथ हो गया। दोनों लिफ्ट के सामने पहुंचे तो प्रभुदयाल एकाएक बोला, मैंने अपने एसआई से एक बात करनी है, यहीं रुको, करके आता हूँ। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। प्रभुदयाल वापस खड़ी सड़क पर प्रभुदयाल वापस सड़क पर खड़ी जीप के करीब पहुंचा और दबी आवाज में एसआई पवन शुक्ला से बात करने लगा। वो खामोश हुआ तो एसआई ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया और जीप में सवार हो गया। प्रभुदयाल वापस लौटा। सुनील उसके साथ लिफ्ट में सवार हुआ। मेरे एसआई को क्या पुड़िया सरकाई? प्रभुदयाल बोला। कोई पुड़िया नहीं सरकाई। फोन किसको किया? दोस्त को। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। उससे पहले सुनील को सड़क पर से जीप के स्टार्ट होने की आवाज आ गई थी। कौन से दोस्त को? रमाकांत को। वो तुम्हारा यूथ क्लब वाला सदा शराबी दोस्त? वही। वो तुम्हारा जिगरी है, हमने वाला हम प्याला? वही। उसके साथ तुम्हारा लंच बाय अपॉइंटमेंट होता है? फॉर्मल अपॉइंटमेंट से तो नहीं होता, लेकिन जब लंच की बात एडवांस में हो चुकी हो तो ना आ सकने की खबर करने में कोई हर्ज नहीं होता। ना खबर कर पाते तो यकीनन तबाही आ जाती। ऐसी बात नहीं है। लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंचकर रुकी। दोनों बाहर निकले और मकतूला के फ्लैट की ओर बढ़े। तो प्रभुदयाल बोला, एक हाथ कट जाए तो दूसरे की अहमियत बढ़ जाती है। आप ऐसा नहीं मानते? इसका लंच अपॉइंटमेंट कैंसिल करने से क्या रिश्ता हुआ? कोई खास रिश्ता ना हुआ, बातों में बात निकल आई थी। क्योंकि लंच दो हाथों से होने वाला काम होता है। हाँ। मुंह का कोई दखल नहीं, बस हाथों से ही हो जाता है। आप तो मजाक कर रहे हैं। दोस्त को सही टाइम पर बता दिया कि लंच दो हाथों से होता है, वरना वरना तो एक ही हाथ से करने बैठ जाता नहीं। आप जरूर मजाक कर रहे हैं। उस बेचारे एसआई शुक्ला को तो मालूम ही नहीं था कि लंच दो हाथों से होता है। वो बहुत चमत्कृत था वो तुम्हारी बातों से। लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाएगा। तुम्हारे से दो चार मुलाकात और होंगी तो बहुत कुछ सीख जाएगा। ये भी कि एक एक टांग कट के छोटी हो जाए तो दूसरी लंबी हो जाती है।
ये भी कि एक टंग कट के छोटी हो जाए तो दूसरी लंबी हो जाती है। सुनील खामोश रहा। अब जरा प्रैक्टिकली बताओ, उस फ्लैट का ये प्रवेश द्वार कैसे खुला था, कितना खुला था? जैसा खुला था वैसा सेट करके दिखाओ। कैसे दिखाऊं? मैंने कहा दरवाजे और चौखट के बीच की झिरी को फुटों से नापा था। अच्छा, नहीं नापा था? नहीं नापा था। तो क्या किया था? घंटी का जवाब ना मिलने पर दस्तक देने के लिए दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो हाथ लगते ही खुल गया था। क्योंकि खुला था, अनलॉक था। हाँ। पहले तो तुमने ये नहीं कहा था। पहले तो नहीं कहा था कि दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाने पर दरवाजा हाथ लगते ही खुल गया था। पहले तो तुम्हें झिरी दिखाई दी गई थी जिससे देखकर तुमने दरवाजा खोला था। ये बाल की खाल निकालने वाली बातें हैं। अहम बात यह है कि दरवाजा लॉक नहीं था, इसलिए उसे धकेल कर मैं भीतर दाखिल हो गया। जो कि अच्छा हुआ, वरना पता नहीं लाश कब तक भीतर पड़ी सड़ती रहती। नहीं। यस। बहरहाल अहम बात यह है कि दरवाजा तुम्हें खोला नहीं गया था। बहरहाल अहम बात यह है कि दरवाजा तुम्हें खोला नहीं गया था। लाश कैसे दरवाजा खोलती? वो तुम्हारी आमद के इंतजार में पहले से खुला था। मेरी आमद के इंतजार में नहीं। भीतर चलो। पहले आप। बिना हुज्जत कोई काम नहीं कर सकते। कृपा निधान, ये हुज्जत नहीं है, अदब है। अब हिल भी चुको। दोनों भीतर दाखिल हुए और ड्राइंग रूम में पहुंचे। तुम यहां अकेले थे? प्रभुदयाल ने नया सवाल किया। लाश को ना गिने तो अकेला ही था। तुम्हारे साथ कोई नहीं था? अकेला होने का मेरे ख्याल से यही मतलब होता है। मुझे तुम्हारे ख्याल से इत्तेफाक है रिपोर्टर साहब। तुम्हें भी मेरे ख्याल से इत्तेफाक होना चाहिए कि कत्ल के केस में पुलिस से कुछ छुपाना गलत होता है। किसी सबूत को छुपाना बेजा हरकत होती है ना? बराबर। क्यों नहीं? कत्ल से ताल्लुक रखती, आई रिपीट, कत्ल से ताल्लुक रखती कोई भी बात छुपाना गलत है। ये फैसला कौन करेगा कि कौन सी बात कत्ल से ताल्लुक रखती है और कौन सी बात कत्ल से ताल्लुक नहीं रखती? आप तो यही कहेंगे कि पुलिस करेगी। तो क्या गलत कहूंगा? तुम्हें ना इत्तेफाकी है मेरी बात से? नहीं। है तो बोलो। नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें दरवाजा खुला मिला था। ऐसे दरवाजा खुला कोई नहीं छोड़ता। इरादतन कोई नहीं छोड़ता, लेकिन इत्तेफाकन गलती से खुला रह जाए तो? मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं कि ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ था। ऐसी कोई गलती हुई थी। तो किस बात पर यकीन है? इस बात पर कि या तो तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए भीतर कोई मौजूद था या तुम्हारे पास दरवाजे की चाबी थी। क्या बात करते हैं? चाबी कहाँ से आती मेरे पास? मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं था। मिलता तो जिंदगी में पहली बार मिलता। ऐसी कतई अजनबी लड़की के फ्लैट की चाबी मेरे पास होने का क्या मतलब? तुम बताओ। कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास यहाँ की चाबी नहीं? नहीं। है तो अभी भी मेरे पास ही होगी। आप बाखुशी मेरी जामा तलाशी ले सकते हैं। फिर ब्लास्ट की खबर बनाओगे कि एक वरिष्ठ पत्रकार ने के साथ पुलिस ने बदसलूकी की? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यू आर फ्री टू सर्च मी। कोई फायदा नहीं। चाबी तुम्हारे पास से बरामद होने वाली होती तो तुम ये पेशकश कभी ना कर रहे होते, इसलिए जरूरत नहीं। सुनील ने मन ही मन चैन की सांस ली। दरवाजा भीतर से खोला गया होने की बाबत क्या कहते हो? दैट्स शियर नॉनसेंस। कोई डैमसल इन डिस्ट्रेस, कोई मुसीबत ज़दा हसीना तुम्हारे से पहले यहाँ मौजूद हो जिसकी गुहार तुम्हें यहाँ लाई हो? माई बाप, क्यों लंबी लंबी छोड़ रहे हो? मैं क्या तुम्हें जानता नहीं हूं? अब मैं क्या कहूं? ऐसा नहीं हुआ था। नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं तो नहीं था। तुम्हारे जहन में कत्ल का कोई उद्देश्य हो? मेरे जहन में कैसे होगा जनाब? मैं तो मरने वाली से कतई वाकिफ नहीं था। नर्स थी? ऐसा ही सुना है। ठीक सुना है, नर्स ही थी। अब थोड़ी देर यहाँ बैठो। मुझे बेडरूम में थोड़ा काम है। मुझे ब्लास्ट में ढेरों काम है। इस कत्ल की रिपोर्टिंग करनी है। हाँ। उसमें अर्जेंसी वाली कौन सी बात है? ब्लास्ट का इवनिंग एडिशन अब तक छप गया होगा और कल के एडिशन के लिए लिहाज से तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। जमा। ब्लास्ट में फोन पर कत्ल की हाजिरी तुम लगा ही चुके हो।
सुनील खामोश रहा। टिक के बैठो। इस बार प्रभुदयाल के स्वर में अधिकार का पुट था। सुनील एक कुर्सी पर बैठ गया। मोबाइल मुझे दो। जी। ऑफ करके। वापसी में मिल जाएगा। मेरी कोई जरूरी कॉल? शर्म करो। इतनी देर से दावा कर रहे थे कि फोन ऑफिस में रह गया। सच में रह गया होता तो क्या करती जरूरी कॉल और क्या करते तुम? सुनील ने खामोशी से मोबाइल निकालकर उसके हवाले कर दिया। प्रभुदयाल बेडरूम में चला गया। सुनील ने महसूस किया कि उसकी वहां से गैर हाजिरी के दौरान पुलिस के टेक्नीशियन, फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, मेडिकल एग्जामिनर वगैरह की टीम वहां पहुंच चुकी थी और अब वो लोग प्रभुदयाल की देखरेख में मौका वारदात पर अपने काम में मसरूफ थे। पीछे सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया। आधा घंटा उसने बोर होते सिगरेट फूंकते गुजारा। फिर आखिरकार प्रभुदयाल के कदम ड्राइंग रूम में पड़े। तुम जा सकते हो, वो बोला। क्या? फिलहाल मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछना, लेकिन जरूरत पड़ी तो बाद में तलब करूंगा। वो तो आप करेंगे ही, लेकिन अभी तो आपने मुझे नाहक यहाँ बिठाया, नाहक मुझे नीचे से ऊपर लेकर आए। जब और कुछ पूछना ही नहीं था तो मुझे नीचे से ही रुखसत कर देते। बहुत कुछ पूछना था, लेकिन तुम बताने के मूड में कहाँ हो। तो अभी क्यों जाने दे रहे हैं? रिपोर्टर साहब, एक वायलेंट मर्डर के केस की मटेरियल विटनेस हो। मैं जब तक चाहूं तुम्हें बिठाए रख सकता हूं। दान की बछिया के दांत नहीं गिनते, मौके का फायदा उठाओ और निकल लो। ओके। सुनील उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ प्रभुदयाल की तरफ फैलाया। क्या? प्रभुदयाल सकपकाया। क्या चाहते हो? फोन। ओह, सॉरी। प्रभुदयाल ने फोन निकालकर उसके फैले हुए हाथ पर रख दिया। थैंक यू फॉर नथिंग। सुनील वहां से निकला और सीढ़ियों के रास्ते नीचे सड़क पर पहुंचा। वो फुटपाथ पर खड़ी अपनी एमवी अगस्ता अमेरिका मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और वहां से रवाना हो गया। भगत सिंह मार्ग का मोड़ काट कर उसने मोटरसाइकिल रोकी और मोबाइल निकालकर वैशाली पहुजा को कॉल लगाई। कुछ क्षण घंटी बजती रहने के बाद जवाब मिला तो वो बोला, सुनील बोलता हूँ। सुनील, वो व्यग्र भाव से बोली, वहां पीछे। वो बातें बाद में, पहले बोलो जैसे गौरी परमार तुम्हारी फ्रेंड थी, वैसे क्या सुरभि अवस्थी भी तुम्हारी फ्रेंड है? नहीं, फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन वाकिफ हो उससे? हाँ, अपनी माँ की वजह से। एक ही प्रोफेशन में एक ही प्रोफेशन में। आई अंडरस्टैंड। उसका एड्रेस जानती हो? एड्रेस? एड्रेस नहीं समझती, पता, रिहाइश, कहाँ रहती है मालूम है? हाँ। पता जल्दी बोलो। बोलती हूँ, लेकिन बात क्या है? बोलूंगा, अभी टाइम नहीं है, पता बोलो। जुबली अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 9, भैरव रोड। फ्लैट नंबर ध्यान नहीं, लेकिन लॉबी में लगे इंडेक्स से पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू। लेकिन सुनील ने लाइन काट दी। उसने मोबाइल जेब के हवाले किया और भैरव रोड की ओर उड़ चला। भैरव रोड पर प्लॉट नंबर 9 तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां जुबली अपार्टमेंट से एक 12 मंजिला अपार्टमेंट हाउस निकला। पार्क में मोटरसाइकिल खड़ी करके वो लॉबी की तरफ बढ़ा तो तभी गेट से एक कार भीतर दाखिल हुई, जिसे उसने तत्काल पहचाना। वो रमाकांत की फोर्ड फोर्ड एस्कॉर्ट थी, जिसे वो खुद चला रहा था। उसने कार खड़ी की तो सुनील लपक कर उसके करीब पहुंचा। तू? रमाकांत उसे देखकर हैरानी से बोला। तू यहाँ मेरे से पहले पहुंचा हुआ है? तुम्हें पहुंचने में इतनी देर कैसे हुई? कमला माँ आई है वहाँ। कार से बाहर निकलता रमाकांत बोला, मुझे जनानी का एड्रेस कहाँ मालूम था? ओ, इतना थोड़ा कि फोन पर मैं तेरा मतलब समझ गया था। वसीयत के दो गवाहों में से एक का बोलो राम हो गया, यही मतलब था ना तेरा? हाँ। इसलिए दूसरे की इस सुरभि अवस्थी की अहमियत बढ़ गई है। हाँ। इसलिए मुझे उसको तेरी खातिर काबू में करना चाहिए था। हाँ। बोलो राम कैसे हुआ? क्या हुआ था गौरी परमार को? यही नाम था ना? हाँ, कत्ल हो गया। अपने फ्लैट में मरी पड़ी पाई गई। लाश की बाबत पुलिस को मैंने ही फोन किया था। उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। कैसी भी कम्युनिकेशन पर पाबंदी लगा दी। मेरा ईश्वर ही जानता है कैसे मैं तुम्हें वो फोन कॉल लगा पाया। जैसे इशारों में असल बात समझाई, वैसे कोई पता ठिकाना भी बोलता। मालूम होता तो बोलता ना। तुझे भी मालूम नहीं था? नहीं।
अभी पुलिस ने आजाद किया तो वैशाली पहुजा को फोन करके मालूम किया। मुझे ये हिंट देता कि उसे पता मालूम था। कोई चांस नहीं था। मेरे सिर पर जो सब इंस्पेक्टर सवार था उसने बीच में ही फोन छीन लिया। ओदी माँ दी। तुमने पता कैसे जाना? बहुत मुश्किल से जाना मालको। ऐसे रिकॉर्ड टाइम में जाना जैसे तेरे बड़े पापा जी ही जान सकते थे। कैसे? कूपर रोड और आगे ज्योति मुकुंद अस्पताल गया। खुद गया काकावल्ली। वहां मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के जरिए रिकॉर्ड से सुरभि अवस्थी का पता निकलवाया। ऐसी स्पीडा दिखाई, अग ला दी मां यही लाहौर नु, फिर भी तू पहले पहुंच गया। और पहले पहुंच जाना ही था तो मेरे गले क्यों पड़ा? और मुझे सपना आया था कि मैंने पहले पहुंच जाना था। प्रभुदयाल हो सकता है मुझे शाम तक ना छोड़ता। फिर हो सकता था मेरा वैशाली पहुंचा से कांटेक्ट ना होता। हला हला। अब आगे बोल। मुझे लड़की का फ्लोर नंबर नहीं मालूम, मैं यहाँ से। मेरे को मालूम है, रिकॉर्ड में दर्ज था। फ्लैट नंबर 702, 7वीं मंजिल। चल। दोनों लॉबी में दाखिल हुए और फ्लैट द्वारा 7वीं मंजिल पर पहुंचे। सुनील ने 702 की कॉल बेल बजाई। कोई जवाब न मिला। दरवाजे पर रमाकांत बोला, टेप से लेकर लिफाफा चिपका हुआ है। कॉल बेल बजाने में मशगूल सुनील की निगाह लिफाफे पर नहीं पड़ी थी। कहीं गई हुई है? रमाकांत बोला। रुक्का छोड़ के गई है कि कब लौटेगी? किसके लिए? क्या पता किसके लिए। कोई ठोकू होगा। ओए ओए, रे रबदा ना, इस पर तो तेरा नाम लिखा है। सुनील ने लिफाफा दरवाजे पर से उखाड़ा और भीतर से एक कागज दोहरा किया हुआ बरामद किया। उसने कागज को खोला और उस पर बॉल पेन से घटी घसीट कर तहरीर लिखी हुई थी। पढ़ा। क्या है? रमाकांत उत्सुक भाव से बोला। मेरे मुंह पर जूता। क्या बकता है? पढ़ो। सुनील ने चिट्ठी उसे थमा दी। बोल के पढ़ो ताकि मैं अपनी शर्मिंदगी को और एंजॉय कर सकूं। रमाकांत ने पढ़ा। लिखा था, डियर मिस्टर सुनील, पीछे कत्ल के मौका वारदात पर मेरे आला अफसर प्रभुदयाल साहब ने आपकी जहनियत और काबिलियत का ऐसा कैरिकेचर खींचा था और मैं उससे इस हद तक प्रभावित हुआ था कि आपकी हस्ती के सामने खुद को बौना महसूस करने लगा था। लेकिन ऐन इसी वजह से मैं खबरदार था और आपसे ऐसी किसी ऐसी हरकत की अपेक्षा कर रहा था जैसी कि आपने की। अगर आप समझते हैं कि मुझे उस टेलीफोन कॉल के जरिए राजी करके आपने कोई कमाल कर लिया था तो गलत समझते हैं। उसमें आपका कोई कमाल नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से अपनी स्ट्रेटजी के तहत आपको मोबाइल पर कॉल लगाने की इजाजत दी थी, क्योंकि आपके इसरार से मुझे लग रहा था कि वो ऐसी आम और मामूली कॉल नहीं होने वाली थी जैसी कि आप इशारा कर रहे थे। मुझे नौसिखिया और लल्लू जान के आपने फोन पर अपने लफाजी झाड़ी मुझे नौसिखिया और लल्लू जान के आपने फोन पर अपनी लफाजी झाड़ी, जिसका मर्म आपने बड़े अभिमान से सोचा कि मेरी समझ में नहीं आ सकता था। लेकिन ये ना सोचा कि जो बात ए की समझ में आ सकती है उसके बी की समझ में आने की बराबर संभावना होती है। हो सकता है ना समझ में हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन संभावना बराबर होती है। आपकी कॉल के खुफिया इशारे समझने में सक्षम आपका दोस्त जिस आसमान से उतरा था, इस नाचीज का मुकाम भी ईश्वर की अनुकंपा से उसी आसमान के नीचे है। मिस्टर सुनील, मैं, मेरे आला अफसर, हमारा महकमा आपका धन्यवादी है कि आपने कील ठीक कर ठोक कर वसीयत की। दूसरी गवाह सुरभि अवस्थी के नए हालात में बन गई अहमियत को अंडरलाइन किया और आपके कोई भांजी मारने से पहले ही हमें उसका बयान हासिल करने का आइडिया आ गया। सरकारी महकमे के लिए सरकारी महकमे से कोई जानकारी हासिल कर लेना चुटकियों का काम होता है। प्रोबेट कोर्ट के ऑफिस में से एक टेलीफोन कॉल लगाने से ही हमें सुरभि अवस्थी के घर का पता मालूम हो गया था और आप अभी मौका वारदात पर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की ही हाजिरी भर रहे थे कि हम यहाँ पहुंच गए और सुरभि अवस्थी को पुलिस की प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया। अब आपको उसका ख्याल करने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो देने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो बिल्कुल सेफ हाथों में है, इतने सेफ हाथों में कि आप उसकी परछाई के करीब भी नहीं फटक पाएंगे। उसके बयान में कोई फच्चर डालना तो दूर की बात होगी। इंस्पेक्टर साहब ने आपको मीडिया का शाहरुख खान कहा, कोका कोला कहा,
मैं आपकी ऊंची हस्ती को और अजीम व शान शख्सियत को सलाम करता हूँ। विनीत, नौसिखिया सब इंस्पेक्टर पवन शुक्ला, BA LLB, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस। रमाकांत ने चिट्ठी पर से सिर उठाया। वो भौचक्का सा सुनील को देखने लगा। फुल पुलंदा बांध दिया मेरा, सुनील धीरे से बोला। मैं सूरत से धोखा खा गया। मुझे क्या पता था वो सूरत उसने मुझे भरमाने के लिए बनाई हुई थी। ऊपर से प्रभुदयाल ने उसे फ्रेशर बता दिया। फ्रेशर से ऐसी उस्तादी की उम्मीद कहाँ होती है। अब यहां से हिलने की तेरी क्या फीस है? चलो